हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की समग्र अध्ययन को, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने 19 चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज का हमारा 20वां चैप्टर है भाषा एवं साहित्य। मध्य प्रदेश में भाषा एवं साहित्य के संदर्भ में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रहीं, उन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इनके प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसके बारे में कि मध्य प्रदेश में भाषा एवं संदर्भ में जाने तो उसके टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भाषा के विकास के बारे में जानेंगे, जनजातीय बोलियों के बारे में, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार के बारे में और मध्य प्रदेश की साहित्यिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें सबसे पहले तो हम जानते हैं भाषा एवं साहित्य की डेफिनेशन को, कि भाषा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, भाषा के प्रकार को जानेंगे। इसी के साथ ही इसके आगे की श्रृंखला को कवर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह साधन होती है जिसके माध्यम से बोला या कहा जाता है। वस्तुतः भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति अथवा उनका संप्रेषण करते हैं। तो भाषा शब्द किससे निकला है? भाष धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, और यह भाषा साधन है। भाषा वह साधन होता है जो इसके माध्यम से बोला या कहा जाता है, और वस्तुतः भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति और उनका संप्रेषण करते हैं। चलिए तो जानते हैं भाषा के प्रकारों के बारे में कि भारत की भाषा के प्रकारों के संदर्भ में जानते हैं कि यह कितने प्रकार की होती, जिसमें पहली आती है मौखिक भाषा, दूसरी आती है लिखित भाषा, तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। चलिए तो एक एक करके सभी की डेफिनेशन को जानें, जिसके अंतर्गत आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार भाव बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा आता है लिखित भाषा, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखकर लिखकर प्रकट करता है, वह लिखित भाषा होती है। और तीसरी आती है सांकेतिक भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो ये तीन तरीके की भाषा के प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए तो अब जानते हैं मध्य प्रदेश में भाषा के विकास क्रम को जानते हैं, भाषा एवं बोलियों के क्षेत्र को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किस जगह कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि सबसे पहले तो ब्रज भाषा को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है। मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा जो बोली जाती है वह मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है। नहीं, यहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो ये जो सिंबल बनाया गया है इसमें ऐसे लाइन लाइन करके, ये ब्रज भाषा का है। हाँ, ये इस तरीके का ब्रज भाषा का ये सिंबल है, जो कि फिर दूसरा वाला जो सिंबल आता है इस तरीके का ऐसा वाला जो बना हुआ है वह बुंदेलखंडी भाषा का है। तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर और जबलपुर में आदि में यह भाषा बोली जाती है, और आदि में बघेली भाषा बोली जाती है। तो फिर आता है, इसके बाद आती है हमारी यहाँ पर जो बघेली भाषा बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? बघेली भाषा आती है रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल और जबलपुर। आधे जबलपुर में बघेली बोली जाती है और आधे जबलपुर में जो बुंदेलखंडी बोली जाती है। फिर आती है तीसरी भाषा, नेक्स्ट भाषा आती है जो कि गोंडी भाषा। गोंडी भाषा जो है वह अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा घाट में यह गोंडी भाषा बोली जाती है। कोरकू भाषा जो है वह होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा में कोरकू भाषा बोली जाती है। इसके बाद आती है निमाड़ी भाषा। निमाड़ी भाषा जो है वह बोली जाती है, निमाड़ी भाषा आती है यहाँ पर कहाँ बोली जाती है? निमाड़ी भाषा जैसे बड़वानी, खरगोन, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ और बुरहानपुर में निमाड़ी भाषा बोली जाती है। भीली बोली जाती है झाबुआ, अलीराजपुर और धार में बोली जाती है। इसके बाद नीमच मालवी जो भाषा है वह बोली जाती है नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, विदिशा, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, देवास में यह भाषा बोली जाती है। और मिश्रित बोली जो है, मिश्रित बोली भोपाल एवं सीहोर में मिश्रित बोली बोली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख राजकीय भाषा है, जिसका हिंदी में प्रमुख भाषाओं का दिखाया गया है, जिसमें ब्रज भाषा जो कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना में बोली जाती है। फिर बुंदेली जो है वह टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह में बोली जाती है। बघेली भाषा जो कि
सतना, रीवा, संगति, संगरौली, कटनी, उमरिया में बोली जाती है। इसी के साथ ही फिर आती है गोंडी भाषा जो कि शिवपुरी, मंडला, ढिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट में बोली जाती है। फिर आती है कोरगू भाषा जो कि बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद में बोली जाती है। फिर इसके बाद आती है यहाँ पर नेमाड़ी भाषा जो कि खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर में बोली जाती है। फिर आती है भीली भाषा जो कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर में बोली जाती है। फिर आती है मालवी जो कि नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, इंदौर, देवास में बोली जाती है। और मिश्रित भाषा भोपाल और सीहोर में बोली जाती है। तो इस तरीके की भाषाएं मध्य प्रदेश में ये प्रमुख भाषा एवं बोलियां प्रमुख क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश के विकास क्रम को जानते हैं। मध्य प्रदेश में भाषा के विकास क्रम को जाने कि भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा आता है द्रविड़, तीसरा आता है ऑस्ट्रिक और चौथा आता है चीनी तिब्बती। भारत एवं मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी भारोपीय परिवार की एक भाषा है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषी लोगों को प्रतिशत के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार और भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जहां पर 73% भारतीय इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश में बुंदेली, मालवी, बघेली, नेमाड़ी, ब्रज भाषा ये प्रमुख बोलियां बोली जाती है। और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी एक राज्य है जहां हिंदी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, किंतु इसके विभिन्न भागों में बुंदेली, मालवी, बघेली, नेमाड़ी, ब्रज आदि बोलियां बोली जाती हैं। और राज्य की राजधानी भोपाल में सिरोंज, बुरहानपुर, कुरवाई आदि क्षेत्रों में हिंदी और उर्दू भाषा के मिश्रित रूप और जबलपुर जिले में बुंदेली और बघेली के मिश्रित रूपों का प्रयोग किया गया है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की बात की जाए कि वहां पर करेली तहसील के मोहत गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यह है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के संदर्भ में। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 17 के शीर्षक में राजभाषा शब्द को चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ, राज्यों तथा उच्चतम या उच्च न्यायालय के लिए भाषा संबंधी प्रावधान तथा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हो। बोली भाषाई विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध किसी क्षेत्र विशेष में लोक भाषा के नाम पर किया जाता है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है सबसे पहले इसकी बोलियों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहली आती है बुंदेली बोली। बुंदेली बोली यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है जो कि जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका नामकरण ब्रिटिशकालीन भाषाविद जॉर्ज गियर्सन के द्वारा किया गया था। यह प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त बुंदेली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी बोली जाती है। तो बुंदेली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, नरसिंहपुर जिलों में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी बोली जाती है। अब आती है कि बुंदेली की कुछ बोलियों के बारे में जानते हैं, जिनमें आती है पवारी, लौधाती, खटोला, जबकि भदावरी, कोष्टी, भट्टा तथा कुंडरी बुंदेली के मिश्रित रूप आते हैं। बुंदेली को साहित्य की दृष्टि में से समृद्ध बोली है। केशव पद्माकर, लाल कवि, गंगाधर व्यास आदि बुंदेली साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। फिर आता है कि रवि महेश कटारे, सुगम सागर ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया। इसे 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है दूसरी बोली आती है मालवी, जो कि राजस्थानी हिंदी प्रमुख बोलियों में मालवी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी मूल रूप में मारवाड़ी से संबंधित है, जबकि इसका शब्द भंडार की दृष्टि से बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है, जबकि लाल कृष्ण लाल हंस के अनुसार ध्वनि तथा रूप की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी भी कहा हुआ है। मालवी विशुद्ध रूप से इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम एवं धार में बोली जाती है, जबकि होशंगाबाद, गुना, नीमच, भोपाल आदि में मालवी कुछ परिवर्तित रूप में बोली जाती है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट बोली बघेली बोली के बारे में, जैसे पूर्वी हिंदी का बोली का बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली बुंदेलखंड के सीधी, सतना, रीवा, शहडोल में बोली जाती है। तिरहरी, गरोहा बघेली की उप बोलियां हो। इसे बुंदेलखंडी रिवई भी कहा जाता है। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने बघेली शब्दकोश
का संकलन किया है और साहित्य रचना की दृष्टि से बघेली को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला है। फिर भी महाराज विश्वनाथ सिंह की परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश जैसी रचनाओं के अतिरिक्त बघेली में कुछ लोकगीत तथा लोक कथाओं का भी सृजन हुआ है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब हमारी नेक्स्ट बोली आती है निमाड़ी के बारे में। निमाड़ी पश्चिमी हिंदी की बोली। निमाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज गेयरसन ने इसे दक्षिणी हिंदी भी कहा है। निमाड़ी बोली मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार में विस्तृत है। इस बोली पर मालवी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है तथा इसमें निमाड़ी बोली में साहित्य का पर्याप्त सृजन होता है और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध साहित्यकार संत सिंगा जी तथा निमाड़ी के साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर श्री राम परिहार ने लिखी हुई है। अब आता है ब्रज भाषा के बारे में। ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली होती है और यह बोली ग्वालियर, भिंड, मुरैना में प्रचलित है और ब्रज भाषा साहित्य सृजन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। सूरसेन, सूरदास, मीराबाई, रस खान इस भाषा के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। अब आती हैं जनजातीय बोलियां। जनजातीय बोलियां प्रदेश के दक्षिण पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में मंडला, ढिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, झाबुआ, होशंगाबाद आदि जिलों में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों के विभिन्न जनजातीय बोलियां प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख बोलियां आती हैं जिससे निम्नवत है। पहली आती है इसके अंतर्गत भीली, दूसरी आती है गोंडी, फिर तीसरी आती है कोरकू। तो चलिए एक एक करके सभी बोलियों के बारे में जानते हैं। भीली बोली के बारे में जाने कि भीली बोली आर्य परिवार की भाषा है। यह भाषा मध्य प्रदेश के भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में झाबुआ और अलीराजपुर जिले में बोली जाती है। फिर आती है गोंडी भाषा। गोंडी बोली जो है वह मध्य प्रदेश के गौंड जनजातियों द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, ढिंडोरी जिलों में बोली जाती है। फिर आती है कोरकू बोली जो को कोरकू जनजातियों द्वारा बोली जाती है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है और यह भाषा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों में कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो यह कोरकू के संदर्भ में। जब जानते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में, जिसमें बोली बुंदेली है जो कि सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, विदिशा, रायसेन में बोली जाती है। फिर दूसरी आती है मालवी जो देवास, इंदौर, धार, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर में बोली जाती है। फिर इसके बाद आती है बघेली जिसे सतना, रीवा, सिंगरौली, शहडोल में बोली जाती है। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट बोली ब्रज भाषा जो कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना में बोली जाती है। फिर आती है निमाड़ी जो खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर में बोली जाती है। भीली, झाबुआ, अलीराजपुर में और गोंडी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी में बोली जाती है। और कोरकू बोली जो है वह होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में बोली जाती है। तो ये प्रमुख मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां और इससे संबंधित क्षेत्र हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार के बारे में कि मध्य प्रदेश में प्राचीन समय से ही साहित्य सृजन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। यह प्रदेश संस्कृत की भाषा के महानतम साहित्यकार महाकवि कालिदास, भर्तृहरि तथा भावभूति की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रही हुई है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार के बारे में जानें, जिसके अंतर्गत पहले आते हैं महाकवि कालिदास, दूसरे आते हैं भर्तृहरि, तीसरे आते हैं भावभूति और चौथे नंबर पर आते हैं बाणभट्ट। तो सबसे पहले तो हम एक जाने महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि तथा नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से शामिल थे और अद्वितीय नाटक की रचना के कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। तो इनके संदर्भ में अब जानते हैं कि महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में जानें, जिसमें सबसे पहली इनकी रचना आती है रघुवंशम। रघुवंशम जो है वह पुराणतम कृति है जो संपूर्ण संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। फिर नेक्स्ट आती है कुमार संभव, जिसमें कालिदास का प्रथम महाकाव्य शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं तारकासुर वध की कथा का वर्णन किया गया है। फिर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम जो राजा दुष्यंत एवं कर्ण ऋषि की कन्या शकुंतला के प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण करती है। फिर आती है मालविकान मित्रम जिसके अंतर्गत कालिदास की प्रथम रचना है। यह श्रृंगार रस की प्रधान नाटक है तथा शुंगवंशीय शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। फिर आता है विक्रमोर्वशीय जो कि ऋग्वेद में वर्णित राजा पुरुरवा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। फिर आता है ऋतु संहार जो कि 6 ऋतुओं का वर्णन है। फिर इसके बाद आती है मेघदूतम जो कि प्रकृति के सौंदर्य का मानवीकृत वर्णन और यक्ष की कथा और इस कृति में कवि की कल्पना की चरमोत्कर्ष पर किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। अब हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं, मतलब नेक्स्ट साहित्यकार आते हैं भर्तृहरि के बारे में। भर्तृहरि जो है प्रसिद्ध लोक कथाओं तथा जनश्रुतियों के अनुसार कवि भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता एवं उज्जैनी के राजा थे। इनकी साधना स्थली उत्तर प्रदेश के चुनार में एक समाधि स्थल राजस्थान के सरिस कालवर में स्थित है, परंतु उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर के समीप अवस्थित भर्तृहरि की गुफाएं भर्तृहरि बाबा गोरखनाथ की योग साधना स्थली रही है।
आप जानते हैं भर्तृहरि की प्रमुख रचनाओं के बारे में, जिसमें आती है पहली वाक्यपदीय। यह वाक्यपदीय वृत्ति वेदांत से श्रुत वृत्ति है। फिर आता है भागवती महाभाष्य दीपिका, जो कि महाभाष्य त्रिपदी है। शब्द धातु समीक्षा, जो कि मीमांसा सूत्र वृत्ति है। फिर इसके बाद आती है त्रिशतक, जो कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक इनके प्रमुख है। इस त्रिशतक आते हैं। अब आते हैं तीसरे साहित्यकार भवभूति के बारे में। भवभूति के बारे में, यह संस्कृत के महान कवि तथा नाटककार भवभूति का पूरा नाम श्री कंठपद लाछन भवभूति था। ये पदमकर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के निवासी तथा कन्नौज के शासक यशु बर्मन दरबारी के कवि थे। इन्हें प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता था। तो भवभूति को किस प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता था। चलिए तो इनकी प्रमुख रचनाएं एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जानें, जिसके अंतर्गत इनकी रचना आती है मालती माधव। मालती माधव जो है, मालती माधव, यह मालती और माधव के प्रेम प्रसंग का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। फिर आता है महावीर चरितम, जिसमें वीर रस का प्रधान रचना है, जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। फिर आती है इनकी दूसरी उत्तर रामचरितम, जो कि यह संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक है। तो ये भवभूति के प्रमुख नाटक एवं उनकी विशेषताएं हैं, मतलब प्रमुख रचनाएं एवं उनकी विशेषताएं हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट आते हैं बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि और लेखक थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे और इनके दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित और कादम्बरी रहे हैं। चलिए तो हर्षचरित के बारे में जाने कि हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का और कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया, इसलिए उपन्यास पूरा करने का कार्य उनके पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा किया गया था। अब जानते हैं कि बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं एवं उनकी विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहली आती है हर्षचरित, जिसे राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन है। दूसरी आती है कादम्बरी, जो कि विश्व का प्रथम उपन्यास है। फिर इनकी अन्य रचनाओं में आती है चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़े तक इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों को, जिसके अंतर्गत आते हैं पहले आचार्य केशवदास, दूसरे आते हैं भूषण, तीसरे आते हैं कवि पद्माकर और चौथे आते हैं राजा भोज। चलिए तो इनके सबके बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं आचार्य केशवदेव के बारे में जानें कि इनका जन्म जो है, आचार्य केशवदेव का जन्म 1555 ईस्वी में टीकमगढ़ जिले के ओरछा नगर में हुआ था। तो आचार्य केशवदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? ओरछा नगर में, टीकमगढ़ जिले में 1555 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि थे और कविता में भाषा की दुरूहता एवं क्लिष्टता के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। तो इनकी भाषा में क्लिष्टता एवं भाषा की में दुरूहता के कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। अब आता है कि आचार्य केशवदास की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में जानें, जिसमें उनकी पहली विशेषता आती है, मतलब पहली रचना आती है रसक प्रिया एवं कवि प्रिया। ये दोनों मुक्तक के रूप में रही, इनकी प्रमुख विशेषता है। फिर आता है रामचंद्र का या वीर सिंह चरित, दोनों प्रबंध रहे। इनकी अन्य रचनाओं में आती है विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीर रसचंद्र का, राम अलंकृत मंजूरी, इसके अंतर्गत इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रचनाकार। दूसरे आते हैं भूषण के बारे में। भूषण के संदर्भ में जाने कि भूषण प्रमुख कवि थे, रीतिकाल के प्रमुख कवि थे तथा इनके समय 1613 से 1715 तक के मध्य माना जाता है। चित्रकूट के राजा रुद्रराज के द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई थी। इनका काव्य छत्रपति शिवाजी एवं बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के समकालीन माना जाता था। भूषण की प्रमुख रचनाओं के बारे में जाने कि भूषण जो है, पहले शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, छंदमाला और भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं रही। चलिए तो अब हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं, कवि पद्माकर के बारे में जानते हैं कि जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 1753 ईस्वी में हुआ था। इन्हें रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ महाप्रतिनिधि कवि माना जाता है। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का शुद्ध रूप देखने को मिलता है। पद्माकर को जैनपुरा सुगरा शासक उदयपुर के प्रताप सिंह एवं ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया जी की संरक्षण प्राप्त था। इनके संदर्भ में अब आता है कि कवि पद्माकर की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें, जिसमें आता है गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राग रसायन, जैसे बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रबोध चंद्रोदय, प्रताप बिरुदावली इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। चलिए तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कवि राजा भोज के बारे में। राजा भोज के संदर्भ में जाने कि परमार वंश के महान शासक राजा भोज एक विद्वान कवि, दार्शनिक, ज्योतिषी थे। इन्हें मालवा की राजधानी धारानगरी या धार पर 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का शतक का शासन किया हुआ था। कवि पद्माकर की रचनाओं के संदर्भ में जाने कि कवि पद्माकर सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या,
तत्व प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। फिर आता है इनके संदर्भ में फिर मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार के बारे में जाना, मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में जाना। अब जानते हैं इनके आधुनिक साहित्यकार के बारे में। आधुनिक साहित्यकार के संदर्भ में पहले आते हैं गजानन माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरे आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरे आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथे आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए तो इनके संदर्भ में जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी रहे। उनका 4 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में जन्म हुआ था और इनका निधन 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुआ था। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रथा और कर्मवीर नामक समाचार पत्रों का संपादन किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में है। अब आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में हेमतरंगिणी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रारंभ किया गया था और वर्ष 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल की भी स्थापना की गई थी। अब आता है कि मध्य प्रदेश की माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जाने, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जिनकी रचनाएं किरीटनी, हेमतरंगिणी, समर्पण, माता, मरण ज्वर, ध्रुम्र वलय, उठ नहान, बेड़ू लो गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आता है इनकी गद्यात्मक कृतियों के बारे में। गद्यात्मक कृतियों के संदर्भ में जाने कि यह कृष्णार्जुन युद्ध है, साहित्य के देवता, समय के पांव, युग चरण, अमीर इरादे गरीब इरादे, बेड़ू लो गूंजे धरा इनकी प्रमुख गद्यात्मक कृतियां हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जाने कि यह हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हुआ था। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य का सेतु माना जाता है। छायावाद के उत्तरकाल से संबंधित गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक को प्रथम प्रतिष्ठित कवि कहा जाता है। अब आता है इनके संदर्भ में इनकी प्रमुख रचनाएं एवं इनके कविता, कहानी, उपन्यास संग्रह और उनकी आलोचनात्मक कृतियों के बारे में जाने, जिसके अंतर्गत इनकी पहली कृति आती है कविता संग्रह। कविता संग्रह के अंतर्गत आता है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूत इनके कविता संग्रह है। कहानी संग्रह के संदर्भ में आता है काट का सपना, सतह से उठता आदमी। फिर आता है उपन्यास, जो कि विपात्र, भारत, इतिहास और संस्कृति इनके प्रमुख उपन्यास है। और इनकी आलोचनात्मक कृतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी कामायनी, एक पुनर्विचार, एक नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं इनकी आलोचनात्मक कृतियां रही हैं। ते गजानन माधव मुक्तिबोध के संदर्भ में रहा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट कवि सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट नेहालपुर गांव में हुआ था। उनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। तो इनका मध्य प्रदेश में विवाह हुआ था और ये कहाँ की थी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास नेहालपुर गांव के आसपास की, नेहालपुर गांव की। आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताओं का लेखन किया, जिसमें झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में जाने कि इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है जैसे मुकुल, जो कि 1930 ईस्वी में लिखी। फिर आती है बिखरी मोती, जो 1932 ईस्वी में आई। फिर आता है उन्मादमी, जो कि 1934 में। सीधे साधे चित्र 1947 में। मातृ मंदिर और राखी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कवि। नेक्स्ट में के अंतर्गत आते हैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में जानते हैं। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्म है वह 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को साजा के भयाना नामक गांव में हुआ था। ये प्रताप तथा प्रभा नामक पत्रिका के संपादक भी रहे और वर्ष 1955 में इन्हें राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया और इन्होंने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। बालकृष्ण शर्मा की नवीन की प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है उर्मिला महाकाव्य, प्राणार्पण या खंडकाम, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक या क्वासी इनकी प्रमुख रचनाएं रही। फिर आता है भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में आता है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था।
इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया और आगे द्वारा संपादित द्वितीय तारक सप्तक में अग्रणी कवि के रूप में इनका कार्य किया गया। वर्ष 1972 में इनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान प्रदान किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है गीत फरोज, गांधी से पंचसती, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, नीली रेखा, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं, जिन्होंने मुझे रचा, संस्मरण और मान सरोवर दिन, कुछ नीति कुछ राजनीति, इनके निबंध इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कवि डॉक्टर बशीर बद्र के बारे में। यह उर्दू के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1945 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में ये भोपाल मध्य प्रदेश में बस गए। वर्ष 1994 तक आते आते इनका कविता संग्रह आस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बशीर बद्री का प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी रचनाओं में आता है हिंदी तुम्हारे लिए, उजाले अपनी यादों के, कोंच, उजालों की परीक्षा, रोशनी के घरों दे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आता है हरिशंकर परसाई के बारे में जानते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था। परसाई जी ने बशुदा प्रहरी नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया और वर्ष 1982 में व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आता है इनके संदर्भ में, इनकी प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनके निबंध में पहली आती है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, काग भगोड़ा इनकी प्रमुख निबंध रहे। उपन्यास के संदर्भ में आता है रानी नागपनी की कहानी, तह की खोज, ज्वाला और जल इनकी प्रमुख है उपन्यास है। इनकी कहानियों में आते हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे और भोलाराम का जीवन, इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। अब आता है हम नेक्स्ट कवि के बारे में शरद जोशी के संदर्भ में पढ़ते हैं कि शरद जोशी हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक व्यंग्यकार। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 21 मई 1931 को उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1951-56 में यह नई दुनिया समाचार के लगातार व्यंग्य लेखक का कार्य किया तथा वर्ष 1990 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कार दिया गया और 1992 में इनकी स्मृति में व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया। अब आता है कि इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जाने। इनके निबंध में आता है कि यह परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवारी लिया, राह किनारे बैठ और दूसरी सत्ता है, इनके प्रमुख निबंध है। इनके नाटक में आता है अंधों का हाथी, एक था गधा, उपन्यास में मैं केवल मैं और कहानी आती है तिलिस्म। तो इनकी प्रमुख शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट कवि मुल्ला रामूजी के बारे में। मुल्ला रामूजी जो रहे वह गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता तथा प्रसिद्ध शायर। रामोजी का जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। मुल्ला रामोजी की प्रमुख रचनाएं आती हैं जिसमें आती है लाठी और भैंस, मीका लात गुलाबी उर्दू, खवातीन, अंगूरा इंतिखाब गुलाबी उर्दू, शादी, औरत जात गुलाबी शायरी, जिंदगी इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। अब आता है कामता प्रसाद गुरु के बारे में जाने। प्रसिद्ध हिंदी व्याकरण कर्ता कामता प्रसाद गुरु का जन्म वर्ष 1875 में सागर जिले में हुआ था। इन्होंने बाल सखा तथा सरस्वती पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया। कामता प्रसाद गुरु की प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो इनकी पहली रचना हिंदुस्तानी शिष्टाचार, दूसरी भौमासुर वध, तीसरी पार्वती और यशोदा उपन्यास रहा और पद्म पुष्पावली, विनय पचासा, ब्रजभाषा काव्य और सत्यप्रेम इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कवि प्रदीप के बारे में। देशभक्ति से प्रेरित हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। कवि प्रदीप की प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी रचनाओं में आता है दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, और उनकी दूसरी रचना है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अब आता है आपका कुछ नेक्स्ट कवि आते हैं आपके गिरजा कुमार माथुर, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, समालोचक। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर जिले में हुआ था। वर्ष 1919 में इनके कविता संग्रह में मैं वक्त के सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1993 में व्यास सम्मान से प्रदान किया गया।
इनका लिखा हुआ गीत हम होंगे कामयाब अत्यंत लोकप्रिय रहा है। अब आता है कि गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाओं में देखा जाए, जिसमें आती हैं नास और निर्माण, मंजीर, मंदार, धूप के धान, शिला, पंख, चमकीले इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। फिर आता है इनका चंद्रकांत देवताले के बारे में। चंद्रकांत देवताले जो सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक रहे। चंद्रकांत देवताले का जन्म 7 नवंबर 1936 को बैतूल जिले के जोलखेड़ा गांव में हुआ था। चंद्रकांत देवताले की प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो देवाले पर खून से लकड़बग्घा हंस रहे हैं, पत्थर की बीच और उजाड़ में संग्रहालय और उनकी अंतिम वो है हड्डियों में छिपा ज्वर, इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं नरेश मेहता के बारे में। यह प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे। नरेश मेहता का जो जन्म है वह 16 फरवरी 1922 को शाजापुर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक पत्रिका कृति और इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार नामक दैनिक का संपादन कार्य भी किया और वर्ष 1992 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाओं के बारे में जाना जाए तो यह चैत्या, यह पथ बंधु था, प्रसाद पर्व, अरण्य पुरुष इनकी प्रमुख रचनाएं रही। अब आता है बालकवि बैरागी के बारे में। बालकवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी 1931 को मंदसौर जिले के रामपुर गांव में हुआ था। 13 मई 2018 को इनके गृह नगर मनासा में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं भावी रक्षक देश की, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दो टूक, सारा देश हमारा है, दीवट पर दीव और चांद में धब्बा इनकी प्रमुख बालकवि बैरागी की प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव के बारे में, जो कि हिंदी के व्यंग्यकार एवं लेखक। प्रभुदयाल श्रीवास्तव का जन्म 4 अगस्त 1944 को दमोह जिले के धर्मपुरा में हुआ था तथा यह राष्ट्रीय राजभाषा पीठ इलाहाबाद द्वारा भारतीय रत्न या भारती भूषण सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। अब हमारे नेक्स्ट रचनाकार आते हैं हरिकृष्ण देवसरे, जो कि हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक। हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च 1940 को सतना जिले के नागौद में हुआ था। इन्होंने 250 से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं पराग बाल पत्रिका के संपादन का भी कार्य किया। हरिकृष्ण देवसरे की प्रमुख रचनाओं में आता है कि डाकू का बेटा, मील के पहले पत्थर, स्वान यात्रा, प्रथम दीप स्तंभ, दूसरे ग्रह के गुप्तचर इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। फिर आता है श्री कृष्ण सरल के बारे में। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण सरल का जन्म 1 जनवरी 1919 को अशोकनगर जिले में हुआ था तथा साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा इनके सम्मान में कविता के लिए श्री कृष्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है क्रांतिकारी कोश, इतिहास पुरुष, सुभाष और महाबली, जय हिंद इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रवाद, पांचजन्य, वीर अर्जुन आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण और वर्ष 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके बाद इनके जन्म दिवस को 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और हाल ही में 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया है। अब आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें, जिनकी प्रमुख रचनाओं में पहली आती है मृत्यु या हत्या, दूसरी आती है मेरी 51 कविताएं, तीसरी आती है अमर आग है, चौथी आती है राजनीति की रपटीली राहें, पांचवी आती है संसद के 3 दशक, छठी आती है रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, सातवीं आती है अमर बलिदान और आठवीं आती है कैदी कबीराय की कुंडलियां। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट साहित्यकार, जिसके अंतर्गत जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे, पर्यावरणविद एवं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रहे। अनिल माधव दवे का जो जन्म हुआ था वह 6 जुलाई 1956 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। अनिल माधव दवे की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें, जिनकी प्रमुख रचनाओं में आती है नर्मदा समग्र, जो कि 2009 की है, दूसरी आती है शिवाजी व सुराज 2012 की, सृजन से विसर्जन तक, उत्तम मानव निर्माण के हिंदू संस्कार 2005 इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में। द्वारका प्रसाद मिश्र जो रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदी साहित्यकार। द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म 5 अगस्त 1901 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म हुआ था।
30 सितंबर 1963 को से 29 जुलाई 1967 तक मध्य प्रदेश के यह मुख्यमंत्री रहे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब तक रहे हैं? 30 सितंबर 1963 से 29 जुलाई 1967 तक। अब आता है कि द्वारका प्रसाद मिश्र की रचनाओं के बारे में जानें कि इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है कृष्णायन महाकाव्य, लिविंग इन एरा, आत्मकथा इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आते हैं माधवराव सप्रे के बारे में। माधवराव सप्रे जो रहे हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार। माधवराव सप्रे का जन्म वर्ष 1971 में हुआ, दमोह जिले में पथरिया ग्राम में हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्र का और लोकमान्य तिलक के मराठी भाषा के केसरी पत्र का हिंदी भाषा के रूप में प्रकाशन किया गया और इनकी प्रसिद्ध कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को मध्य प्रदेश हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। फिर आता है कि इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें कि इनका महाभारत मीमांसा, हिंदी दासबोध इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आता है, अब जानते हैं अमृतलाल बेगड़ के बारे में। हिंदी एवं गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक, पर्यावरणविद एवं चित्रकार अमृतलाल बेगड़ का जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर जिले में हुआ था और वर्ष 2004 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया। 6 जुलाई 2018 को इनका निधन हो गया था। फिर आता है कि अमृतलाल बेगड़ की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें कि तीरी तीरी नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा और नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार के बारे में जानते हैं। जो लोक साहित्यकार हैं उनके बारे में जानें, जिसके अंतर्गत पहले आते हैं संत सिंगा जी के बारे में। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार संत सिंगा जी का जन्म बड़वानी जिले के ग्राम खजूरी में 1571 में हुआ था, परंतु इनकी कर्मस्थली पिपलिया गांव खंडवा जिले में थी। सिंगा जी कबीर के समकालीन थे और कबीर की भांति साखियां भी गाते थे। इनके शिष्य जो थे खेमदास ने उनके जीवन चरित्र पर परचुरी की रचना की हुई है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें कि इनकी रचनाओं में आता है साखियां, 12 मासी, 15 तिथि, दोष बोध, नरण शरद और 7 बार मतलब नेवाड़ी बोली में इनके प्रमुख है ये रचनाएं आती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लोक साहित्यकार, जिसमें नेक्स्ट वाले आते हैं कौन? जगनिक के बारे में। जगनिक कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। आचार्य रमेश रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1230 ईस्वी माना है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है आलाखंड एवं परिमल रासो। आलाखंड विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। इसमें बुंदेली की बोली बना फरी का प्रयोग कर महान वीर आला और उदल के शौर्य को गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट ईश्वरी के बारे में। ईश्वरी की प्रसिद्ध लोक साहित्यकार ईश्वरी का जन्म 1831 ईस्वी में मेडकी गांव मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोक गायन की विधा फाग को विकसित किया और इन्होंने बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। ईश्वरी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें, जिनमें आता है ईश्वरी की फागें, प्रेम का रज्यो, प्रेरणा स्रोत, ईश्वरी प्रकाश, कृष्णानंद गुप्त का संकलन और ईश्वरी सत्सई जो कि गौरी शंकर द्विवेदी का संकलन है। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आता है मध्य प्रदेश के साहित्यिक संस्थाओं के बारे में। मध्य प्रदेश के साहित्यिक संस्थाओं के बारे में जानें, जिसके अंतर्गत पहली संस्था आती है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के बारे में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, इसकी स्थापना वर्ष 1954 में मध्य भारत साहित्य परिषद के नाम से की गई थी। वर्ष 1957 में इनका पुनर्गठन करके मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का नाम दिया गया और इनका मुख्यालय जो है वह भोपाल में है। इस परिषद का उद्देश्य हिंदी साहित्य का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन या प्रचार प्रसार करना होता है। फिर आता है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में, जो कि 1969 में विश्वविद्यालय पाठ्य सामग्री और संदर्भ ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी उद्देश्यों के मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई थी। हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को पुरस्कृत करती है और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस परिषद द्वारा साक्षात्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। फिर आता है उर्दू अकादमी के बारे में, जो कि उर्दू अकादमी के उन्नयन व प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1976 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई। चलिए तो जानते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाओं के बारे में और उनकी स्थापना के वर्ष को जानते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब आता है, इसके अंतर्गत आता है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी। दूसरा आता है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुई थी। फिर आता है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में हुई थी। कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में हुई थी। फिर आता है मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी की स्थापना 1983 में हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट अलामा इकबाल अदबी मरकज की स्थापना 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में हुई थी और मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में हुई थी। और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी की स्थापना 2003 में हुई थी। तो इनको आपको याद करना है।
अब आता है आपका क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के बारे में। हिंदी साहित्य अकादमी यह जो सिंधी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1983 में सिंधी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है वह भोपाल में है। अकादमी सिंधी प्रतिनिधि नामक पत्रिका का प्रकाशन भी करती है। अब आता है अल्लामा इकबाल अदबी मरकज के बारे में, जो कि वर्ष 1984 में उर्दू शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए अल्लामा इकबाल अदबी मरकज नामक संस्था का गठन किया गया। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी जो कि वर्ष 1985 में संस्कृत भारत एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी के बारे में, जिसे वर्ष 1987 में तुलसी साहित्य शोध करने एवं उनको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना की गई, जिसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में है। और इस अकादमी द्वारा समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। और तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह चित्रकूट में स्थित है। अब जानते हैं भारत भवन के बारे में। भारत भवन जो है वह भोपाल में एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसका प्रारंभ 13 फरवरी 1982 को किया गया था। इस भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरियन रहे तथा यह साहित्य एवं कला की विविध विधाओं के प्रदर्शन को मंच प्रदान करती है तथा भारत भवन 6 अंक हैं, जिन विभिन्न प्रकार की साहित्यिक और सांस्कृतिक तत्वों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिसमें आती है पहली रूपांक जो कि ललित कलाओं का संग्रह है। फिर आता है रंगमंडल जो कि प्रदर्शनी की सूची है। फिर आता है वागार्थ जो भारतीय कविता का केंद्र रहा है। फिर आता है अनहद जो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र रहा है। फिर आता है छवि जो शास्त्रीय सिनेमा का केंद्र रहा है। फिर आता है निराला सृजन पीठ जो कि रचनात्मक लेखन की पीठ रही है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके प्रमुख 6 अंग रहे हैं। अब जानते हैं रविंद्र भवन के बारे में, जो कि भोपाल में स्थित है। यह विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ पर एक नाट्यशाला एवं सभागार भी स्थित है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख लेखक एवं पुस्तकों के बारे में जानें, जिसमें सोने के पानी का रंग जो पुस्तक है, सोने के पानी का रंग, यह देव कुमार मिश्र की किताब है। फिर आते हैं इसके लेखक रहे हैं मध्य प्रदेश का लोक संगीत, प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद इसके लेखक रहे हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश का गोंड राज्य जो कि सुरेश मिश्र के इनके लेखक रहे हैं। और बिन पानी सबसून शिव प्रसाद पटेरिया इनके प्रमुख लेखक रहे हैं। यहाँ पर यह जो चैप्टर है फिनिश होता है। अब हम इनके इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी आता है, नरसिंहपुर में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आता है ऑप्शन दूसरा कि निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? निमाड़ी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार इसके प्रमुख लेखक रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन कि प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का मिल्टन भवभूति को कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ है। अब आता है झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा गिरजा कुमार माथुर, क्योंकि यह इनकी ही प्रमुख कविताएं हैं। अब आता है वर्ष 1982 में व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इसका क्या उत्तर होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि विकलांग श्रद्धा का दौरा के लिए इनके लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आता है 7 नंबर का क्वेश्चन कि गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता मुल्ला रामू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुल्ला रामू जी का जन्म भोपाल में हुआ था। अब आता है कि भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो भारत भवन के जो वास्तुकार थे वह आते हैं चार्ल्स कोरिया, भारत भवन के वास्तुकार रहे। अब आता है मध्य प्रदेश के हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा कि 1969 में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई थी। अब आता है एक टोकरी भर मिट्टी प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन रहे हैं? एक टोकरी भर मिट्टी के प्रसिद्ध रचना के कहानीकार श्री माधव राव सप्रे इसके प्रमुख रचनाकार रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन कि बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का जयदेव जो है वह ईश्वरी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। फिर आता है क्वेश्चन कि निमाड़ के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार किसके समकालीन रहे? निमाड़ के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार कबीर के समकालीन रहे।
फिर आता है क्वेश्चन कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण सरल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अशोकनगर में। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब आता है हम होंगे कामयाब लोकप्रिय गीत के रचनाकार कौन हैं। हम होंगे कामयाब लोकप्रिय गीत के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न किस वर्ष में सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आता है क्वेश्चन कि अपनी गंध नहीं बेचूंगा और किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो इनके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि यह रचना बाल कवि बैरागी की है। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ यह चैप्टर भी फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।